चलिए भाई, क्या लिखा है? सीजी सेट 2024 छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। 2024 में अभी एग्जाम होने वाला है। चूंकि इसका नोटिफिकेशन अभी 2-3 महीने पहले मार्च में लगभग आया था, मैं दिखाऊंगा आगे, लेकिन चूंकि वो ऑफिशियली नहीं था इसीलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसके क्या देखेंगे? कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। फॉर्म भरने से पहले जनरल इंफॉर्मेशन देखना है हमको, ठीक है? चलिए भाई, अब मैं आता हूं यहाँ पे। ये देखिए, इतने सारी चीजें छत्तीसगढ़ के सेट एग्जाम के लिए सीजी व्यापम ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है। उनमें से एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं ये नोटिफिकेशन, जो लगभग मार्च महीने में उन्होंने अपलोड किया था। देखते हैं क्या है। देखो, ये देखिए कब अपलोड किया गया था, मतलब उनके हिसाब से कब जारी किया गया था? 5 अप्रैल को, मार्च को, 5 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 5 मार्च 2024 को। ठीक, ये सीजी सेट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। लेकिन याद रहे, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो नियम और शर्तें दिए गए थे कुछ उसमें से बदल दिया गया है अभी नए नोटिफिकेशन में। ठीक, वो क्या है मैं आपको आगे दिखाता हूं। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। ये संक्षिप्त जानकारी है। हाँ, ये देखिए, ये वेबसाइट है। जिस वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीजी सेट का फॉर्म खुलेगा। क्या लिखा है पढ़ लें? http://व्यापम .cgstate.government.in अगर ऐसे लिखोगे ना सीधा खुल जाएगा वो। चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है पढ़े, https, चलिए मैं इसको खोल देता हूं, देखते हैं खुलता है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। इस सब मिनिमाइज कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या देखिए तो https, फिर क्या था भाई हमारे पास? यहाँ पे था, देखो, कॉलन डबल स्लैश कॉलन डबल स्लैश, फिर क्या है? व्यापम डॉट सीजी स्टेट, व्यापम, ऐसा था क्या? VYAPM डॉट सीजी स्टेट डॉट गवर्नमेंट डॉट CGSTATE स्टेट डॉट GOV गवर्नमेंट डॉट इन, ऐसा था क्या? ये था शायद, देख लेते हैं एक बार, गवर्नमेंट डॉट इन। ठीक, या फिर दूसरा वाला दिया है HTTP, जो भी दिया है अब देख लेना। चलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक बार इसको ओके करके देखते हैं हम लोग। ये कर लिया हमने, ओके करते हैं। ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है ना, ये सीजी व्यापम, ये देखो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, ये लिखा है, ये खुल रहा है। लेकिन आगे क्या है कुछ तो नहीं दिख रहा है, देखते हैं। कुछ सर्वर एरर बता रहा है, कोई बात नहीं, बाद में हो सकता है ये खुल जाए। ठीक, कहने का मतलब हमारे पास 2-3 साइट दिया है, दोनों
तीनों साइड में कहीं ना कहीं तो खुल ही जाएगा। चलिए, ये साइड दिया है, मैं बहुत सिंपल तरीका बता दूंगा, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, ये सब यहाँ पर लिखा है कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जिनके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है, उनको परीक्षा शुल्क देने की जरूरत नहीं है। उनका परीक्षा शुल्क कैसा किया जाएगा, माफ किया जाएगा। ठीक, किसके लिए, किसके लिए, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी, है ना, इसको याद रखना, इनके लिए परीक्षा शुल्क कैसा है, माफ किया जाएगा। चलिए, अब इस डेट को हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि ये पुराना डेट है, हम नए डेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये vyapam.cg.gov.in में भी खुल जाएगा, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा सब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम शर्तें दिया गया उसको देखिए। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, ठीक, तो बताइए भैया प्रारंभिक तिथि कब है, 13/5/2024, कौन सा दिन है, आज ही का दिन स्टार्ट हो गया है ना। ये वही डेट है जो पहले दिया था, अभी भी वही डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, वही परीक्षा फॉर्म भर के कुछ देर रहने भी दे सकते हो, फिर परीक्षा शुल्क जमा करने की भी तिथि, लास्ट तिथि कब है, 9/6, मतलब 9 जून 2024 रविवार तक, ये आखिरी तिथि है। मतलब आज से लेकर के 9 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। परीक्षा की संभावित तिथि, ये जो डाटा था हमारे पास, ये पहला डाटा है, सबसे पहले जो आया था वो डाटा है, लेकिन ये संभावित तिथि बदल गया है। कोई बता पाएंगे कितना हो गया है, 21 जुलाई। बिल्कुल, ये 21 जुलाई 2024 हो गया है। ये पहले का डेट था, संभावित तिथि था। अब अभी जो आया है ये भी संभावित तिथि ही है, लेकिन कब का है, 21 जुलाई तक। ये 21 जुलाई को परीक्षा होगा, जब तक कोई दिक्कत ना हो तब 21 जुलाई को पेपर होगा, अन्यथा ये चेंज भी हो सकता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक, 21 जुलाई। चलिए, एक चीज और, अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें कि यदि परीक्षा फॉर्म भरते भरते, क्योंकि भरना शुरू किया कब आपने, 13, मतलब आज से भरना शुरू किया, 13 मई 2024 से भरना शुरू किया, अंतिम कब तक, 9 जून 2024 तक। यदि फॉर्म में कोई त्रुटि या कोई गड़बड़ी हो गई है तो फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के बाद 3 दिन का समय देगा आपको सुधारने के लिए, त्रुटि सुधार का जो समय है ना, वो आपको समय देगा, त्रुटि सुधार। वो अभी नया जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें दिया है कब से लेकर कब तक, देखो 9 तारीख को अपने फॉर्म जमा किया, खत्म किया, फिर 10/6/2024 सोमवार से लेकर के, ठीक, यहां से लेकर के 3 दिन तक का, 10/11/12/6/2024 तक का। अगर कोई गलती हुआ है तो त्रुटि सुधार सकते हो, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 दिन में कोई सुधार कार्य नहीं किया, अगर गलती हो गई फिर भी कोई सुधारा नहीं आपने, तो वो त्रुटि हमेशा के लिए रह जाएगा। अब ये मत समझना कि परीक्षा हाल में हमको जो OMR सीट मिलेगा उसमें सुधार लेंगे तो सब सुधर जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसी सुविधा इस साल बिल्कुल भी नहीं है। यदि परीक्षा फॉर्म भर रहे हो तो 13 से भरना शुरू करोगे तो 9 जून के बीच में परीक्षा फॉर्म भरना रहता है। यदि कोई गलतियां हो गई हैं तो गलतियां सुधारने के लिए आपको 10, 11, 12 जून को समय दिया जा रहा है, इतने बीच में त्रुटि सुधार कर लें, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए तो कोई चार्जेस नहीं है, चाहे फॉर्म भरो या त्रुटि सुधार करो। बाकी बाहर के व्यक्ति के लिए 700 रुपए है, इसको याद रखना। ठीक, तो मैं बोला त्रुटि सुधार करना है तो 10, 11, 12 तारीख को कर लो, क्योंकि अगर 12 तारीख खत्म हो गया, 13वां तारीख आ गया, तो अब समझ लीजिए कि आपकी त्रुटि सुधार नहीं हो पाएगी और यही त्रुटि हमेशा के लिए बन जाएगी, फिर आपको आपका मार्कशीट लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक, सुन पा रहे हैं कि नहीं, सर। ठीक, चलिए
अब हमने त्रुटि सुधार भी कर लिया 12 जून 2024 तक। अब चूंकि परीक्षा कब होना है, 21 जुलाई 2024 को परीक्षा होना है। ठीक, ये याद रखना, ये 21 जुलाई है। एक मिनट थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा ही, ये ठीक आ गया हमारे पास। ये तिथि याद रखना, संभावित तिथि, हालांकि ये भी। अब जब परीक्षा का समय दिया था पहले, वो क्या था, आपके दो पेपर होने वाले हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड का जो सामान्य ज्ञान टाइप का होता है, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव। तो सामान्य ज्ञान के लिए 1 घंटे का समय मान के चलिए आप, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ये पहले का टाइम टेबल है, लेकिन अभी इसको कर दिया 11:15। कितना कर दिया है, 11:15। 10 बजे से लेकर 11:15 तक। आप ये समझ लीजिए 1 घंटा ही तो मिला आपको। 15 मिनट तक तो इधर उधर फॉर्म भरने में, सील थप्पा लगाना में, सिग्नेचर करने में समय चला जाता है। ठीक, और बायोडाटा भरने में समय चला जाता है। तो 1 घंटा का ही समय दिया गया। पहला पेपर 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 1 घंटे का समय होगा, समझ लीजिए आप। क्लियर? कितने नंबर का? पहला पेपर 100 नंबर का, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के। समझे कि नहीं? यस सर। कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। मैं तो बोलता हूं नहीं आता उसको भी बना के आओ आप, कुछ ना कुछ तो मार ही दो, एक तुक्का मार दो, लेकिन बना के आओ, छोड़ के मत आओ। ऐसे भी उससे नंबर नहीं मिलने वाला था, मार के आ जाओ, कटने वाला तो है नहीं, आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई कोई घाटा नहीं होगा। चलिए पेपर 2, आपका सब्जेक्टिव जो पेपर है ना, वो पेपर कब शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये पहले का डाटा था, जो पहला नोटिफिकेशन आया था ना आपका, उस समय का डाटा था, अब ये नहीं है। नया जो डाटा आया 2 बजे से शुरू हो रहा है, 2 बजे से पीएम से शुरू हुआ, कितना बजे तक, 4:15 पीएम तक, मतलब 2 घंटे का मान लीजिए, 2 से 4, और 15 मिनट तो आपके करेक्शन करने में, फॉर्म भरने में, इधर उधर डाटा भरने में चला जाएगा। तो 2 से 4, 2 घंटे का समय। तो देखो पहले दूसरे फॉर्म में, मतलब पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें और अभी के में अंतर है ना, चेंज होता जा रहा है, देखो क्लियर है। पहला पेपर 10 से लेकर 11:15 तक, दूसरा पेपर 2 बजे से लेकर के 4:15 तक। तो बीच में आपके पास छुट्टी मिल गया, कितना छुट्टी मिल गया जी, लगभग, उसको 11 मान के चल रहा हूं मैं, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे का लगभग छुट्टी है। तो 3 घंटे में आसपास घूम फिर के खाना वाना नाश्ता कर लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, सब्जेक्ट पढ़ना है तो। क्लियर? यस सर। ये हो गया। चलिए, परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालयों में रखा गया है। आपको अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र जो पड़ता है, सबसे प्राथमिकता वहीं पे डालेंगे। देखना फॉर्म भरते समय कितना आपको डालने को ऑप्शन दे रहा है, 2-3 तो देते ही हैं, फिर भी जो आपको सबसे नजदीक पड़ रहा है उसी को पहले ऑप्शन में रखेंगे आप। अंबिकापुर है, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर। ठीक, ये 8 केंद्र हैं जहां पर आपके परीक्षा होने हैं। परीक्षा शुल्क अभी मैं बात क्या हूं, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक इतना जो भी है छोड़िए, मतलब नहीं हमको उससे। राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी प्रतिभागियों को निर्धारित नियम परीक्षा शुल्क 700 रुपए दे होगा। मतलब समझ में आया? आपके पास यदि यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आप परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यदि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर राज्य के कोई हैं तो उनको 700 रुपए परीक्षा शुल्क लिया जाएगा उनसे। ठीक, और ये जो परीक्षा शुल्क लिया जाएगा ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा,
कैश नहीं लिया जाता। चलिए, जितने भी परीक्षार्थी बाहर से आएंगे, बाहरी राज्य से आएंगे, वो सब जनरल में काउंट किए जाएंगे। अगर वो अपने राज्य के लिए एसटी, एससी या ओबीसी है, तो वो हमारे राज्य में यदि फॉर्म भरता है तो वो एसटी, एससी, ओबीसी में कैटेगराइज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो स्वतः सामान्य में काउंट किया जाएगा। क्लियर? सर। यस सर। एक चीज लिखा है, परीक्षा शुल्क का भुगतान। अभी बोला हूं मैं, बैंक डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, कोई भी कैश नहीं लिया जाता, इसको याद रखेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप जितने बच्चे अभी जुड़े हो या जो सुन रहे होंगे, लगभग सभी के सभी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो उनको ये सब चीज का कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, यदि कोई परीक्षार्थी हमारे बाहर के हैं तो उनके लिए ये सब नियम शर्तें लागू हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, कि यदि आपको सेट का फॉर्म भरना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। क्या हर कोई फॉर्म भर पाएगा, इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सेट परीक्षा में सम्मिलित होना है यदि आपको, तो आपके पास सबसे पहले स्नातकोत्तर उपाधि या उसके जैसा, मतलब पीजी, बीएससी के बाद जो एमएससी करते हो ना, या अगर कोई आर्ट वाले तो एमए करेगा। ठीक, तो किसके जैसा बोला मैं, स्नातकोत्तर उपाधि या उसी के समकक्ष परीक्षा किस भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त मतलब यूजीसी के अंदर वो आता हो। ठीक, यूजीसी से ग्रांटेड हो, वही। कम से कम कितना परसेंट, 55% उसका हो। कितना परसेंट, 55% उसका पीजी में मार्क हो। लेकिन याद रखना, लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो कि या तो एससी, एसटी, ओबीसी या पर्सन विद डिसेबिलिटी, निःशक्त। मैं क्या बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, देखो, मैं बोला यदि आपको सेट का फॉर्म भरना है तो आपका पीजी में कम से कम 55% होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, ब्रैकेट में बोल दिया कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, मतलब जो एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, निःशक्त जन, उनके लिए 50%। ये कितना बेहतरीन चीज कर दिया छत्तीसगढ़ के मूल निवासी लोगों के लिए। देख लिया, मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं। कुछ समझ में आया? यस सर। तो अभी कौन यस सर बोले, नाम बताएंगे? सर सीमा। सीमा, बताओ आप किस में आती हो? सर जी ओबीसी। ओबीसी में। तुम कहाँ के निवासी हो? छत्तीसगढ़। तुम कितना रुपए पेमेंट करोगे फॉर्म भरने के लिए? सर नहीं लगेगा मेरा। नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया। और तुम्हारा एमएससी में कितना % होना चाहिए? कम से कम 50। 50, बहुत बढ़िया, 50 होना चाहिए। मैं बोला ना, एसटी, जी। एससी, ओबीसी और निःशक्त जन, उन लोगों के लिए, मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनके हाथ पैर थोड़ा सा डिसेबल रहते हैं, उन लोगों के लिए उनका भी प्रमाण पत्र बनाना होता है, जिला अस्पताल से प्रमाण पत्र बनाना होता है। उसकी भी नियम शर्तें हैं ना, कि कम से कम 30% डिसेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा कुछ नियम शर्तें हैं, वो अलग चीज है। ठीक, अगर मैं बोलूं कोई मध्य प्रदेश का एसटी या एससी वाला फॉर्म भरता है हमारे यहाँ, तो उसका कितना % होना चाहिए पीजी में? 55। कोई एमपी का कोई एक बंदा है जो मान लीजिए एसटी या एससी या ओबीसी है, वो हमारे यहाँ फॉर्म भरता है, तो फीस पटाएगा कि नहीं पटाएगा? पटाएगा सर। कितना रुपए? 700। 700, और उसका एमएससी में कितना % या एमए में कितना % होना चाहिए? पीजी में कितना होना चाहिए? 55 सर। 55, क्योंकि वो जनरल हो गया ना सर। चलिए, अब आगे क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। यह अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अब न्यूनतम 50% के अंकों को राउंड अप नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो बोला गया कि 50%, ये सबके लिए नहीं है भाई,
ये सबके लिए राउंड अप मत करो, सबके लिए नहीं है। अगर मैं बोलूं यहाँ कोई है ऐसे जो हमारे अभी ऑनलाइन में जुड़े हों और वो छत्तीसगढ़ के निवासी हों और वो जनरल हों? मोहन पटनायक, मोहन सुन पा रहे हो? और कोई जो सुन पा रहे हो? पूजा पांडे मैडम, पूजा पांडे मैडम सुन पा रही हैं? ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ के निवासी हो, छत्तीसगढ़ के और जनरल हो? नेहा द्विवेदी, नेहा द्विवेदी मैडम, आप तो जनरल है ना? यस सर। छत्तीसगढ़ के निवासी है ना? यस सर। तो फॉर्म भरते समय कितना फीस भरेंगी? फ्री है शायद सर। हाँ शायद क्या, मैं तो अभी बोला हूँ आपके लिए फ्री है, लेकिन आपका एमएससी में कितना परसेंट होना चाहिए? 55। बहुत बढ़िया, 55। मतलब जनरल के लिए 55%। बाकी छत्तीसगढ़ के निवासी जो एसटी, एससी या ओबीसी या फिर निःशक्त जन है, फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए 50%। मतलब ये 50% सबके लिए नहीं है ना, जनरल के लिए नहीं है, याद रखना। चलो आगे बढ़ो। यस सर। चलिए अगला, वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कुछ बच्चों के लिए। वे बच्चे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो, ध्यान रखना ये वाला लाइन पूरा गलत लिखा है यहाँ पर। मतलब पहला वाला ये जो नोटिफिकेशन आया था ना, ये नोटिफिकेशन अब यहाँ पर बिल्कुल काम के लायक का नहीं है, ये पूरा बदल गया अभी सेकंड नोटिफिकेशन में। इसमें क्या बोला था देख लो, पहले देख लो फिर मैं इसको काटता हूं। पहले बोला है कि वे बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो पीजी की अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी मतलब वो पीजी की आखिरी वर्ष में हैं, मतलब थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, वो लोग भी दे सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है। ये हिंदी मत समझो क्या लिखा है, मैं समझा रहा हूं उसको समझो। ये बोल रहा है कि इसमें वे बच्चे भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं जो अभी पीजी के आखिरी वर्ष में शामिल हो रहे हैं परीक्षा देने के लिए, मतलब थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनको जब परीक्षा परिणाम घोषित होगा, सेट का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 1 साल के अंदर उनका एमएससी कंप्लीट हो जाना चाहिए बोल रहा है। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। कोई ऐसे बच्चे हैं जो अभी बीएससी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसे हैं या एमएससी में हैं, कोई है ऐसे? यस सर मैं हूँ। हाँ पता कौन सा सेमेस्टर में हो? सर सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। सेकेंड अभी सेमेस्टर चल रहा है। एग्जाम देखिए है। हाँ अब देखो, आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, अभी हुआ भी नहीं है ना, अब जुलाई में यस होगा सर एग्जाम, नहीं है। सेट का एग्जाम जुलाई में होगा, 21 जुलाई को। मान लीजिए कि 21 जुलाई को परीक्षा हुआ और 21 अगस्त को रिजल्ट आ गया सेट का, ठीक, 21 अगस्त को सेट का रिजल्ट आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, अब तुमको बोल रहे हैं सृष्टि कि सृष्टि 21 अगस्त को रिजल्ट आ चुका है, तो आने वाले 21 अगस्त 2025 तक, क्योंकि अभी 21 अगस्त, मान लीजिए 21 अगस्त 2024 को रिजल्ट आता है सेट का, तो आने वाले 1 साल मतलब 21 अगस्त 2025 के पहले बोल रहा हूं ना, आपको एमएससी कंप्लीट करके मार्कशीट ले लेना है। आपका यस एमएससी सर। का रिजल्ट आ जाना चाहिए उसके 1 साल के अंदर, और वो भी यस सर। शर्तों के साथ। क्या शर्त रखा है कि कम से कम अगर एसटी, एससी, ओबीसी या निःशक्त हो तो आपका 50% के साथ पास होना जरूरी है, कम से कम 50% तो होना चाहिए बोल रहा है, या अगर जनरल हो तो 55%। तो ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि वे बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जो
अभी एमएससी पूरा नहीं कर पाए हैं, एमएससी क्या अंतिम वर्षों में है, ठीक। और रिजल्ट आने, सेट के रिजल्ट आने के बाद एमएससी का रिजल्ट 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। सेट के रिजल्ट के आने के 1 साल के अंदर एमएससी का रिजल्ट दिए गए शर्तों के साथ, उतनी प्रतिशत के साथ उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब वो मान्य होगा। लेकिन ये नियम अभी सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड नोटिफिकेशन में बदल दिया है। क्यों बदल दिया बता रहा हूं मैं। देखिए, ये बोला है कि परीक्षा, सेट के परीक्षा परिणाम के 2 वर्ष के अंदर बोल दिया। आप कितना वर्ष के अंदर? 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर। अब कितना फर्क पड़ गया देखो, कि सेट का रिजल्ट आ गया 21 अगस्त 2024 को, मान लीजिए सेट का रिजल्ट आ गया, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए 21 अगस्त 2024 को क्या आ गया? सेट का रिजल्ट आ गया। तो आपको अब नए नोटिफिकेशन के आधार पर कब तक एमएससी कंप्लीट कर लेना है? बोलो जल्दी। 20 अगस्त 2026 तक। 21 अगस्त के पहले 20 अगस्त ही तो होगा ना? यस 21 सर। अगस्त के पहले मतलब 20 अगस्त। तो 2025 बीच में एक बार आया, तो यहां से यहां तक 1 साल हो गया, 1 साल कट गया यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक 1 साल हो गया, 2 साल हो गया ना। तो बोला कि सेट का रिजल्ट जब आएगा उसके 2 साल के अंदर आपके एमएससी पूरे हो जाने चाहिए, और वो भी कहे गए प्रतिशत के साथ। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर। ठीक, चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, ओबीसी जहां जहां लिखा होगा वहां पर नॉन क्रिमिलेयर या गैर क्रिमिलेयर लिखा होगा, एक शब्द देखे होंगे। कोई बता पाएंगे क्या होता है गैर क्रिमिलेयर? ओबीसी में बहुत लोग हैं यहां पर, देखो ये लगभग लगभग बहुत लोग यहाँ पर ओबीसी, गवर्नमेंट जॉब देखो में ये लगभग लगभग। हाँ भाई, कौन बोल रहे हैं? देखो बहुत सीधा सीधा है, जिनके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख, वार्षिक इनकम 8 लाख से ज्यादा है, वो क्रिमिलेयर है। समझ में आया? और वो ओबीसी का फायदा नहीं ले पाएंगे, उसके लिए उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा यदि ओबीसी का फायदा उठाना चाहते हैं तो, नहीं तो वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो जिनके पेरेंट का इनकम 1 साल में 8 लाख से ज्यादा रुपए है, तो वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। यदि वो नॉन क्रिमिलियर का एक फॉर्म भरते हैं तो फिर वो ओबीसी में काउंट किए जाएंगे। क्लियर? सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट दिया है कुछ, अंकों में छूट एवं आरक्षण संबंधी लाभ केवल देखो छत्तीसगढ़ वालों को ही सुविधा दिया गया है ना। आरक्षण में जो भी एसटी एससी ओबीसी हैं वो छत्तीसगढ़ वालों के लिए ही है। बाहर का कोई एसटी एससी ओबीसी हमारे पास आता है तो वो जनरल माना जाएगा, सीधी सी बात। दूसरा, अंकों में छूट कि फॉर्म भरने के लिए हमारे यहाँ के एसटी एससी ओबीसी और निःशक्त जन को 50% दिया गया है, 50% पीजी में होना चाहिए। बाकी बाहर का अगर आता है तो उसको 55 होना चाहिए, सीधी सी बात। तो केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों को यहाँ पर फायदा दिया गया है। अगला, किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यूजीसी द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधान मान्य होगा। मतलब यूजीसी जो नेट होता है, मैं बोल रहा हूँ यूजीसी नेट, सीएसआईआर नहीं, यूजीसी नेट में जो मार्गदर्शिका दिया गया है, जो नियम कानून दिया गया है, वो सब लागू होगा। अगला, वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है अथवा विदेशी विश्वविद्यालय संस्था से डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, वे स्वयं के हित में सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य है। एक लाइन में सीधा सीधा ये बोलूं, आप फॉर्म भरने से पहले ये तय कर लें कि आप किसी फर्जीवाड़ा यूनिवर्सिटी से पीजी तो नहीं किया है, सीधी सी बात। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका डिग्री तो है ना, तो वो मान्य होगा। अन्यथा अगर वो गलत पाया गया तो
वो स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? सर। आपका जो पीजी का सर्टिफिकेट है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो है, अगर नहीं है तो वो बीच में अमान्य कर दिया जाएगा। चलिए अब परीक्षा के विषय की बात करूं मैं। प्रश्न पत्र 1 सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है क्योंकि ये जनरल नॉलेज वाला है। प्रश्न पत्र 2 सबके लिए अलग अलग है। इस बार सेट के लिए 19 विषय को लिया गया है। क्या क्या देखें? हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस। हमारा यही था इसलिए मैं इसको अलग कलर से कर दूं। हमारा वाला ये है, इसी अलग कलर से कर दे रहा हूं, बाकी फिर वहीं पे आ जाते हैं हम लोग। कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लॉ, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन। ये तो बाकी सब हम क्यों देखें? बाकी सब अपना अपना सिलेबस खुद देख लेंगे। हमको क्या देखना है? लाइफ साइंस। साइंस। क्लियर? तो दो बार पेपर होगा। पहला हाफ में जनरल नॉलेज का होगा 1 घंटे का, दूसरे हाफ में अपने सब्जेक्ट का होगा 2 घंटे का। क्लियर है? तो आगे बढ़ू। सर। ये मैं अभी बोला हूं, पहला पेपर कितने अंक का होगा? 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के? 2 अंक के 2 होंगे। अंक। 2 अंक है ना? तो 50 गुणित 2 बराबर 100 अंक। तो पहला पेपर 100 अंक का होगा। सेम में से दूसरे पेपर की बात करूं, 100 प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट से। अब प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के, कितना अंक हो गया? 200 अंक। इसका मतलब आप पास होगे कि फेल होगे कितने अंक से निर्धारित होगा? 300 अंक से। क्लियर? ये टाइम बता चुका हूं मैं, टाइम बदल गया बोल रहा हूं, 10 से लेकर 11-15 तक और 2 से लेकर के 15। 4-15 तक। ठीक, ये पीएम है ना? पीएम। ये टाइम बदल चुका है सब, ये पहला नोटिफिकेशन था, मैं उसी में ही कर दे रहा हूं क्योंकि उसी में ही सब नियम कानून दिया है, इसलिए मैं इसी को ही कर दे रहा हूं। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला चलिए इसको पढ़ने के, देखो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना है। गलत होने पर कोई दिक्कत नहीं है, सही होने पर 2 अंक मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूं। परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड, ये नियम कानून क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल यूजीसी का जो नियम कानून है उस सेम को यहां पर कॉपी पेस्ट मार दिया है। क्या बोला है कि जितने भी लोग फॉर्म भरो उनको फर्क नहीं पड़ता कितने लोग फॉर्म भरे। मान लीजिए 100 लोगों ने फॉर्म भरा। कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 100 लोगों ने। तो उसमें से केवल 6% लोगों को लेगा। तो 100 का 6% कितना होगा? 100 कट गया, बचा 6, तो केवल 6 लोग पास होंगे। हर 100 में से केवल 6 लोग पास होंगे। समझ में आया मेरी बात? सर। तो ये कौन से लोगों को काउंट करेगा? वे स्टूडेंट, वे बच्चे जो दोनों पेपर में अपियर हुए हों, क्योंकि दोनों पेपर का टाइम टेबल अलग अलग है। एक पहला पेपर 10 से 11-15, दूसरा पेपर 2 से 4-15। ठीक, दोनों पेपर जो व्यक्ति दिया है वो काउंट होगा। तो उनकी संख्या जितनी होगी उनका 6%। समझ में आया? मान लीजिए, चलो कोई सुन पा रहे हो क्या? बताओ मुझे, यस सर। नाम बताओ। सीमा सर जी। चलिए मैं बोल रहा हूं कि चलिए भाई 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा। स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड मतलब फॉर्म भरा। दूसरा चीज मैं बोला 10,000 के 10,000 पूरे लोग नहीं गए, केवल 8,000 लोगों ने दोनों पेपर दिया। कितना हजार लोगों ने? 8,000 8,000। स्टूडेंट ने बोथ पेपर में अपियर हुए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अपियर हुए। तो बताइए कितने लोगों को हमारा सीजी व्यापन सिलेक्ट करेगा? 80। कैसे के 80?
नहीं। और बाकी कोई बताएंगे भाई? कैसे करना है भाई, कोई तो बताओ। 8,000 का कितना परसेंट को सिलेक्ट करेगा वो? 6% ना सौ भाई। आठ। दोनों पेपर में कितने लोग अपियर हुए हैं? 8,000 लोग। भाई फॉर्म भरे थे 10,000 लोग, लेकिन सबके सब परीक्षा देने नहीं गए ना। अब कुछ लोग पहला पेपर देके छोड़ दिए, दूसरा पेपर को नहीं दिए ही नहीं। मैं बोला दोनों पेपर को कितने लोग दिए? 8,000 लोगों ने दिया। तो 8,000 का 6%, तो 8,000 का 6%। 2 शून्य इधर कट गया, 2 शून्य इधर कट गया, कितना हो गया? 8 छक्का 48 और शून्य, कितना लोग पास होने वाले हैं? 480। समझ में आया कैसे निकालना है? तो 8,000 परीक्षार्थियों में से केवल 480 लोगों को वो सिलेक्ट करेगा। लेकिन कब? जब ये 480 लोग उनके सीजी व्यापम के क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हों तब। और उनका क्राइटेरिया क्या बोल रहा है? उनका क्राइटेरिया ये बोल रहा है कि बेटा यदि तुम दोनों पेपर मिला के एग्रीगेट नंबर लाते हो, एग्रीगेट बोल रहा हूं, दोनों पेपर में अलग अलग पास होना नहीं है। पहले यही होता था, पहले पेपर में पास हो जाओ, फिर दूसरे पेपर में अलग से पास हो जाओ, दोनों में पास हो गए तब आगे आपको काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है अभी। अभी क्या बोला? पहले और दूसरे दोनों पेपर मिला के पास होना है। बात को समझें? समझ रहे ना मेरी बात? सर। Yes, sir. हाँ, दोनों पेपर मिला के पास होना है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के पास होना है ये। और ध्यान से देखिए, जनरल के लिए जनरल प्लस अदर स्टेट, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40%। 40% लाया हो तब वो पास की कैटेगरी में आ रहा है। अभी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, पास की कैटेगरी में आ रहा है। वो पास होने की क्राइटेरिया को पूरा किया है, पास नहीं हुआ है अभी तक। अगला, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी हों और वो एसटी, एससी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप, निःशक्तजन जिसको बोलते हो, वो इनको 35% चाहिए पास होने के लिए। समझ में आया? सर नंबर में कितना कितना होगा? पहले ये तो देखो, मैं जो बोल रहा हूं इतना, ये एसटी एससी की बात कर रहा हूं, वो समझ में आया कि नहीं? सर। जनरल हमारे छत्तीसगढ़ के तो जो जनरल हो तो जनरल हैं, और अदर स्टेट के जो भी आ जाएंगे वो सब जनरल हो जाएंगे। तो उन सभी जनरल को पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? पास की क्राइटेरिया में आने के लिए 40% चाहिए। उतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा। दूसरा, मैं बोला एसटी, एससी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, उनको कम से कम कितना परसेंट लाना होगा दोनों पेपर मिला के? 35%। 35%. 35. अब मैं जरा यहां पे आता हूं, यहां पे बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, देखो, मैं बोला टोटल 10,000 लोगों ने रजिस्टर हुआ था। कितने लोग रजिस्टर हुए थे? और 8,000 लोग क्या हुए थे? बोला मैं भी, अपियर इन बोथ पेपर। दोनों पेपर में इतने लोगों ने भाग लिया था, पेपर दिया था। अब सेलेक्ट कितने को करना था इसमें से? 6%। कितना कितना लोग? 480 लोग। बिल्कुल 480 लोगों को सिलेक्ट करना था। एक मिनट, थोड़ा सा ना, हाँ देखो, इनमें से केवल 6% लोगों को सिलेक्ट करना था। तो 8,000 का 6%, 8,000 का 6/100, 6%, मतलब 0 0 काट दो, 8 × 48, ये इतना स्टूडेंट
कितना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 8,000 लोगों ने दोनों पेपर दिया था ना, इसमें से 500 लोगों ने 40% पार कर दिया, 50% ले आए। मतलब 500 स्टूडेंट कितना अचीव किया? अचीव्ड 45%। अपने परीक्षा में 300 नंबर की परीक्षा में 45% पार कर गए 500 बच्चे। तो क्या 500 के 500 पास हैं, सब सिलेक्टेड हैं? नहीं। बताओ कितना सिलेक्टेड है इसमें से? 480। तो कौन 480? क्योंकि 500 जो हैं वो क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं, पास होने के क्राइटेरिया पार कर चुके हैं। जनरल को 40% लाना था, एसटी एससी ओबीसी को 35% लाना था, ये तो था ना। मैं बोला 500 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 45% पार कर दिया। तो क्या 500 के 500 को पास कर लेगा सीजीपीएफ? नहीं करेगा। इनमें से कितने लोगों को पास करेगा? बोलो जल्दी। 480 करेगा। ओनली टॉप, जो टॉप होंगे ऊपर में ना, ओनली टॉप 480 स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इसमें से केवल कितना लायक हुए? 480। और वो भी कौन 480? सबके सब पास नहीं हुए ना, जो टॉप के जो 480 लोग होंगे वही होंगे बस। बाकी भी क्राइटेरिया पार कर चुके थे, लेकिन जितने पास करना था उसके अंदर नहीं आ पाए वो लोग। बात समझ में आई? 480 लोगों को पास करना था मुझे, तो 480 लोगों के बीच में वो लोग नहीं आ पाए, वो लोग पीछे हो गए। पास होने के क्राइटेरिया तो कर चुके थे पार, लेकिन जितना करना था, भीड़ के अंदर आना था उनको, 480 लोगों के बीच में आना था, नहीं आए ये लोग, पीछे हो गए, फेल हो गए वो लोग। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो मुझे एक चीज बताएं, आपको फायदा किसमें होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरें उसमें फायदा है कि कम लोग फॉर्म भरें उसमें फायदा है? बताएं मुझे। ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे उसमें फायदा है सर। क्यों? और ज्यादा मतलब स्टूडेंट एग्जाम देंगे उसमें। बहुत बढ़िया। देखो इधर ध्यान से सुनो, इसीलिए अपने आसपास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, सबको फॉर्म भरवाओ। पास होना नहीं होना अलग बात है, सबको फॉर्म भरवाओ, जितने भी हैं सबको बोल बोल के भरवाओ फॉर्म। क्योंकि जितनी ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे ना, 6% में उतने लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। बहुत सीधा सा फंडा है। मैं अगर बोलता कि केवल 100 लोग फॉर्म भरेंगे, तो 100 में कितने लोग पास हो जाएंगे? केवल 6 लोग। समझ रहे हो कि नहीं? अगर 100 स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो कितने को पास करने हैं? केवल 6 लोगों को। कितना स्टूडेंट पास होंगे ना? 1000 लोग फॉर्म भरेंगे तो 60। बोलो, 1000 का 6%, शून्य शून्य काट दो, 6 कम 6 60 लोग, 60 स्टूडेंट को पास करना है। यदि मैं बोलूं 10,000 लोग फॉर्म भरेंगे तो मतलब पेपर देंगे, पूरा फॉर्म भरना मतलब पेपर भी देना है ना उनको, दोनों पेपर। कितना? 600 हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। कितना होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो 6,000 स्टूडेंट पास होंगे। तो बताइए आपको फायदा किसमें है? कम लोग फॉर्म भरेंगे उसमें कि ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे उसमें? ज्यादा लोगों लोग को फॉर्म फॉर्म भरेंगे भरेंगे। उसमें फायदा है सर।
क्यों बताऊं? ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो बहुत लोग तो बिना पढ़े पेपर देने जाते हैं, भीड़ में, भीड़ जा रही है तो चलो हम भी चलेंगे, तो वो लोग केवल भीड़ बढ़ाते हैं आपको पास कराने के लिए। भीड़ बढ़ेगी तो आपके पास होने का चांस बढ़ जाएगा। समझ में आया? इसलिए सबको फॉर्म भरवाओ, जो जो मिला आस पड़ोस में पीजी कर रहे हैं, बीएससी फाइनल है फिर भी फॉर्म भराओ, क्योंकि बीएससी फाइनल का है तो 2 साल तो समय दिया ना आपको। सेट के रिजल्ट निकलने के बाद 2 साल के अंदर एमएससी भी हो जाए तो आप एलिजिबल हो, बोल तो दिया ना। समझे कि नहीं? इसीलिए क्या करना है भाई, सबको फॉर्म भरवाना है। आगे सबको बढ़ो। फॉर्म भरवाने से। यस सर। हाँ चलो, अब कोई सीमा पूछ रही थी शायद कि कितना % होगा। चलो अब मैं बता दूं, यहां पर देखो, मैं बात कर रहा हूं जनरल प्लस अदर स्टेट कैंडिडेट। कैंडिडेट्स, ठीक, और इधर एसटी, एससी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं। बताओ जनरल और अदर जो भी है सबको कितना % चाहिए, कितना % लाना जरूरी है? 40%। एसटी, एससी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप छत्तीसगढ़ वालों को कितना लाना है? 35। अब बताइए टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, बताइए मुझे कोई। 300। 300 का ना, पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 200 नंबर का, तो कितने पेपर, सर कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का। 300। अब देखो 300 नंबर का 40% कितना होगा? कर दो ना भाई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना हो बताओ जल्दी। 120। 4 तिया 12, 120। इतना मार्क्स तो आपको लाना पड़ेगा अगर जनरल में है तो। इतना मार्क लाओगे तो आप क्राइटेरिया के अंदर आओगे, पास होगे कि नहीं होगे नहीं बोल रहा हूं मैं, क्राइटेरिया के अंदर लाओगे 120 नंबर आए तब। यदि एस टी, एस सी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप की बात करूं, कितना? 300 का कितना? 35 प्रति 100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बता कितना बचा? 3 पंचे 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 तिया 9 और 1 10। समझ में आया? यस सर। कितना मार्क्स लाना है आपको? 105। 105 नंबर, यदि कम से कम 105 नंबर लाते हो तो आप क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो। मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि आप सेलेक्ट हो गए हो। सेलेक्ट होने के लिए वो जितना लोग दोनों पेपर में अपियर हुए होंगे उसके 6% में आपको आना है। तो मैं तो बोलता हूं जितना नंबर ला सकते हो लाओ। समझे? 200 250 नंबर पार कर दो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी आपको क्वालिफाई होने से। ये पासिंग का क्राइटेरिया, केवल क्राइटेरिया है, सेलेक्ट नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं हुए अभी तक। समझ में आया? सर बाकी सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक, जी सर। आगे बढ़ता हूं भैया मैं ना। चलिए, ये टोटल चीज वही लिखा है, फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं फटाफट, क्योंकि लिखा है तो पढ़ दे रहा हूं। टॉप 6% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट हु अपियर इन पेपर 1 and 2 बोथ, दोनों में अपियर होना चाहिए, एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क इन बोथ द पेपर टेकन टुगेदर फॉर, टेकन टुगेदर बोल रहा ना, एक साथ इकट्ठा, फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, जो जनरल में आता है दोनों पेपर मिला के कम से कम 40% लाएगा तो क्राइटेरिया के अंदर वो आएगा। अगला, and at least 35% aggregate mark for candidate belonging to reserve category जैसे ST, SC, OBC और फिजिकली हैंडीकैप, ट्रांसजेंडर भी इसमें आ जा रहा है ना, जो थर्ड लिंग है, विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। याद रखना JRF वगैरह नहीं होता, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेट का एग्जाम लिया जाता है। ठीक, ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या?
नो और सर। टॉप 6% जितना लोग दोनों पेपर में भरेंगे उतना लोगों में 6% लोग ही पास होंगे केवल। हाँ बोलो। सर जी पिछले बार कितना नंबर तक पास हुए थे? पिछले की बात क्राइटेरिया में छोड़ो आया ना, था। पिछले बार तो अलग अलग चीजें थी, बोल रहा हूँ ना, सब नियम कानून बदल जाता है। अभी का जी 2 सर। बार नोटिफिकेशन आया, दोनों बार नोटिफिकेशन बदल गया। अब पिछले वाले सेट की बात कर रहे हो, वो भूल जाओ। वहां तो जी अलग सर। अलग पेपर में पास होना था, वो अलग चीज था। यहाँ का अलग चीज है। मैं क्या बोला, इस सेट का पहला नोटिफिकेशन कुछ और था और दूसरा नोटिफिकेशन कुछ और हो गया। देखो बदल गया कितना सारा, है ना। इसलिए जी पिछला सर भूल जी। जाओ आप, जो वर्तमान में उसको देखो। चलिए, कोई यदि आपके कोई परिचित के हों, कोई आसपास के पड़ोस के हों जो निःशक्त जन हैं, जो देख नहीं सकते या लिख नहीं सकते, वो यदि चाहें तो अपने साथ एक साथी लेखक को ले जा सकते हैं। और साथी लेखक जो होता है ना, वो सीजी व्यापम ही अरेंज करता है उनके लिए। ठीक, लेकिन आपको परीक्षा के कम से कम 1 हफ्ता पहले वहां पर अर्जी देना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है। ठीक, क्या लिखा है देखो, कि जो अपने हाथ से लिख नहीं सकते को, ऐसे लोगों को लेखक की सहायता इस प्रकार से उपलब्ध कराई जा सकती है, बशर्ते कि उनके द्वारा परीक्षा शहर में कोऑर्डिनेटर के पास, जहां पर परीक्षा होना है, जैसे 8 शहर को दिया गया है, वहां पर जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनके पास कम से कम 1 सप्ताह पूर्व में लिखित अनुरोध दिया गया हो, आवेदन दिया गया हो। ठीक, ऐसे व्यक्ति को पहले पेपर के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा देंगे और दूसरे पेपर के लिए 40 मिनट का समय एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे काम चलेगा उनका। ठीक, लिखने वाले का काम केवल लिखना है, लिखना मतलब वो टिक मारना है। तो जो ओरिजिनल जो हैंडीकैप होगा वो बोलते जाएगा इसको ए को टिक मारो, इसका बी को टिक मारो, तो थोड़ा समय लगता है ना। इसीलिए पहले पेपर में 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है और दूसरे पेपर में 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्लियर। लेकिन उसके परीक्षा के 1 हफ्ता पहले जाके आवेदन देना होगा भाई, याद रखना। और आवेदन पत्र भी इसमें है, जो भी है ना यहाँ पर प्रतिवेदन वगैरह जो भी है इसमें दिया है, अपलोड है सब। सेट परीक्षा का आयोजन राज्य के शासकीय है, ये छोड़ो कहां कहां पे होगा बोल नंबर, ये परीक्षा कहां कहां होगा, जहां जहां हमारा शासकीय या अशासकीय कॉलेज, जहां जहां सुविधाएं हैं उसके लिए है। और यहां जब पास होंगे तो क्या क्या बनेंगे आप, क्या क्या बन सकते हैं कॉलेज में, महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी, या राज्य विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक, ये सब के लिए ये परीक्षा लिया जाता है। इन सब के लिए क्या गया है, क्या बनने के लिए, कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक बोलते हैं, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी मतलब स्पोर्ट ऑफिसर, ये सब बनने के लिए किया जाता है। क्लियर है। सर अगला, परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क भुगतान एवं सेट से संबंधित अंत, ये सब आपके इस वेबसाइट पे दिया गया है, कितना कितना शुल्क, कैसा कैसा शुल्क किसको लगेगा, ये सब। अब कभी कभी क्या दिक्कत आती है कि अंग्रेजी और हिंदी में कुछ प्रश्न लिखे होते हैं। ठीक, अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में प्रश्न लिखे होते हैं, और कभी कभी दोनों में अंतर आ जाता है कि अंग्रेजी में जो बोल रहा है वो हिंदी में वो लागू नहीं हो पा रहा है, कि हिंदी का जो अनुवाद दिया गया है वो कुछ अलग लग रहा है। तो हिंदी और अंग्रेजी में यदि डिफरेंस आ जाए उसी क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन कुछ दिया अंग्रेजी में लिखा है, उसका जो हिंदी अनुवाद है कुछ अलग लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अंग्रेजी को सही मानोगे। क्लियर है। यस सर। किसको सही मान के चलोगे, अंग्रेजी को। इसलिए अंग्रेजी। हिंदी को ध्यान मत देना, अंग्रेजी वाला ही सही माना जाएगा, क्योंकि ये आपके जानकारी में दे दिया गया है, नियम कानून में दे दिया गया है, तो उसको ही मानेंगे आप। क्लियर, आगे बढ़ो। जी सर जी। चलिए, सेट हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही, देखो अभी बोला मैं केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। आज से खुल गया पोर्टल, 13 तारीख से, 13 मई से। किसी प्रकार के जाके खुद जाके वहां लिफाफा जमा कर रहे हो या डाक द्वारा भेज रहे हो, ये सब वहां पर मान्य नहीं होंगे, याद रखेंगे आप। अगला, व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश, व्यापम की वेबसाइट, यहां पर सब दिया जाएगा, सब दिया गया है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। आवेदन क्या बोल रहा है देखिए, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप कैसे कैसे करोगे, ये सब दे दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे। बताओ इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ क्या पहला वाला नोटिफिकेशन में? नो सर।
नहीं ना, ठीक। और अभी जो आया है कल या परसों जो आया है ना, मैं उसको ओपन कर रहा हूं। देखो पहले वाले में बहुत सुधार हुआ है, याद रखना। देखो ये कब आया है, 10/5/2024, अभी 10 मई को। आज कितना है, 13 है ना। तो दो तीन दिन पहले जो आया उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलिए, सब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप बिल्कुल देखिए आराम से एक एक करके। परीक्षा का नाम क्या देखिए, सीजी सेट 2024, ये भरना पड़ता है तो सीजी सेट 2024 लिखेंगे। प्रारंभिक तिथि, फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि कब है, 13/5/2024, आज से। अंतिम तिथि 9/6/2024। ये त्रुटि सुधार 3 दिन बोला मैं, 9 के बाद 3 दिन, मतलब 10, 11 और 12 तक 3 दिन कर सकते हो। परीक्षा की संभावित तिथि 21 जुलाई 2024, संभावित है, बदल सकता है। प्रश्न पत्र का समय 10 से लेकर 11:15 और 2 से लेकर 4:15, अभी बोला हूं मैं। आगे बढ़ू, जी सर। चलिए ये हो गया। तीसरा, अब देखो सिलेबस दिखा रहा हूं मैं आपको। सिलेबस में जो पहला पेपर है वो क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा। तो मैं, आप ही बताओ, मैं अंग्रेजी वाला दिखाऊं कि इंग्लिश, दोनों दोनों प्रिंट मेरे पास है, क्या वाला दिखाऊं, आप जो बोलो मैं वही दिखाऊं। पहला पेपर का हिंदी वाला दिखाइए सर। हिंदी वाला, चलिए हिंदी वाला देखते हैं। हिंदी वाला देख लो, दोनों है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना, ठीक। ये मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। इधर देखो, सीजी सेट 2023, ये 2023 से ना ये लोग क्या बना चुके हैं, इसका सिलेबस बना चुके हैं, ठीक। इसलिए उसको बदले ही नहीं, 2023 लिख दिया गया। अब यहां पर क्या बोला है, ये पढ़ना सब जो जो लिखा है ये सब। मैं बोला सिलेबस में इकाई 1, इकाई 1 में क्या बोल रहा है, शिक्षण अभिवृत्ति। ये तो शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षा से रिलेटेड अभिरुचि जिसको बोलते हो आप, उससे क्या क्या, कुछ सोचने समझने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, ये सब क्या, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक, ये सब इससे क्वेश्चन आएगा इकाई 1 में। इकाई 2 यूनिट 2 शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। ऊपर वाला टीचिंग एप्टीट्यूड था, ठीक। अगला वाला रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च में देखिए तो रिसर्च करने के प्रकार क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, क्या क्या उसकी पद्धतियां हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, ये सब रिसर्च के बारे में दिया। यही सब पढ़ेंगे आप एग्जाम के लिए, पहला पेपर के लिए। जो तीसरा नंबर क्या है, बोध। बोध मतलब ज्ञान, मतलब नॉलेज, ठीक। गद्यांश दिया जाएगा, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसको पढ़ के उसके दिए गए प्रश्न को, अनसीन पैसेज पढ़े हो क्या, कभी अनसीन सर। पैसेज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हाँ बस। यस सर। जी। भाई कहानी दे देगा, कहानी के अंदर 4-5 क्वेश्चन दे देगा, फिर उसके नीचे उसी को बनाना है। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है आपका, उस पर आएगा क्वेश्चन। देखो ये सब सिलेबस में है। इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, ठीक। अब तर्क वितर्क करते हैं ना, कुछ डिब्बा डिब्बा जैसा दे देगा, कुछ चौकोन चौकोन दे देगा, इस टाइप का। देखो संख्या श्रेणी कुछ 2 4 6 8 बीच में खाली दे देगा, भरो उसको, है ना। तर्क के प्रकार क्या है, अक्षर श्रृंखला, कूट, संबंध, ये इसका माता है, उसका पिता है, इसका पति है, तो उसका क्या होगा, समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। देखो ये समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, छूट, औसत, ये सब से क्वेश्चन आएगा। कितना यूनिट हो गया बताएं मुझे, 5 यूनिट हो गया, टोटल 10 यूनिट है। अगला देखो युक्ति युक्त तर्क, क्या क्या देखिए इसमें, युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क, वाक्य ढांचा, ये सब पढ़ना आपको मिल जाएगा, सब इसका बुक मिल जाएगा, मार्केट से ले लेना और इसको पढ़ना शुरू करना, क्योंकि 100 नंबर की सवाल है भाई। आंकड़ों की संख्या, कुछ आंकड़े, पाई चार्ट दिए होंगे, देखो ये पाई, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, बार चार्ट, ये सब दिया होगा। टेबल वाला क्वेश्चन देखना, कौन से साल में कितना कमाया, कितना घाटा हुआ, कितना लाभ हुआ, ये सब दिया रहता है। आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक। इंटरनेट, ईमेल, ये सब से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले क्या क्या है,
हायर एजुकेशन में क्या क्या डिजिटलाइज हो रहा है उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, ये 8 हो गया। लोक विकास और पर्यावरण, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन। ठीक, ये देखो तो इधर सौर, पवन, मृदा, जल, भूता, बायोमास, नाभिकीय, वन, ये सब प्राकृतिक ऊर्जा है, उन सब के बारे में दिया है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में दिया, ये सब, ये पहला पेपर है। उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा चलता है, ये पूरा उसके बारे में। ये टोटल कितना यूनिट हो गया बताएं मुझे? 10 यूनिट। 10। अब ध्यान से देखिएगा, आप ये समझ लीजिए, काउंट करने के लिए बोल रहा हूं, प्रत्येक यूनिट से 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ में आया मेरी बात? सर। तो बताइए टोटल कितना यूनिट है? 10 यूनिट। 10, तो कितना नंबर हो गया? 50। 5-5 क्वेश्चन आएगा, फिर 5-5 क्वेश्चन ना, 5-5 नंबर नहीं, 5-5 क्वेश्चन, कितना हो जाएगा फिर? 50 क्वेश्चन हो जाएगा। प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, नंबर नहीं ना, क्वेश्चन है भाई, गलती से बोल दिया मैं। ये प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो अब बताओ, यदि आप जानबूझ के ये एक को छोड़ रहे हो तो कितना क्वेश्चन छोड़ रहे हो आप? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, मतलब कितना नंबर छोड़ रहे हो? 10 नंबर 10 छोड़ रहे हो। नंबर। हाँ, इस चीज को याद रखना, प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, मतलब प्रत्येक यूनिट से 10-10 नंबर आएगा। लिखा है देखो, प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। ठीक, अगला दूसरा, ये पहला नोट था, नोट में पहला था कि प्रत्येक प्रश्न से, प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, तो प्रत्येक यूनिट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला, तब तो होगा 10 दहम 100 नंबर। चलिए अगला, यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जो देख पाता है, जो जिसकी दृष्टि सामान्य है, जैसे आप देख पाते हो, तो आपके लिए कोई ग्राफ या कोई चित्र बनाया गया है, उसको देख के पहचानना है उत्तर क्या है। तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। अवतरण मतलब अनसीन पैसेज। समझ में आया ना? समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया? सुनो अब ध्यान से, ये बताओ सुन पा रहे हो कि नहीं? सर जी। हाँ, मैं बोला जैसे आप देख पाते हो, तो आपके लिए कोई ग्राफ पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, मुझे पता है दृष्टि बाधित व्यक्ति देख पाएगा क्या उसको अच्छे से? दृष्टि बाधित तो देख ही नहीं पाएगा, किसी क्वेश्चन को देख नहीं पाएगा, तो वो तो अपने लिए साथी लेके आएगा ना, एक साथी चाहिए कि नहीं उसको? सर। अभी तो बोला मैं साथी, तो साथी लेके आएगा। तो अब मुझे बताइए, क्या वो साथी उस ग्राफ को बता पाएगा, समझा पाएगा उस दृष्टिबाधित व्यक्ति को? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया जी? सुनो, अभी कौन सुन पा रहे हो? पहले यस नो बोलो, फिर मैं बात करूं। पवन कुमार पटेल, पवन जी सुन पा रहे हैं? मोहन, मोहन पटनायक सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ चलो, जैसे आप देख पा रहे हो आसानी से, तो आपके लिए वो पाई चार्ट वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा, आप तो बना लोगे देख के। यस सर। लेकिन मान लीजिए मैं दृष्टिबाधित हूं, मुझे नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, तो मैं तो अपने लिए साथी लेके जाऊंगा ना, वो साथी सभी Yes, sir. क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के तो सुना देगा मुझे, लेकिन मुझे ग्राफ को कैसे पढ़ के सुनाएगा? ग्राफ को मुझे समझा पाएगा क्या? मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। इसीलिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जहां पर आपके लिए ग्राफ देगा, उनके लिए वहां पर अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन देगा। तो मेरे साथ जो आया होगा, मेरा साथी जो क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे साथ आया होगा, वो अनसीन पैसेज को पढ़ के सुना तो सकता है ना मुझे क्या क्या लिखा है?
सर। समझे? यस सर। ग्राफ को नहीं पढ़ सकता ना वो, अनसिन पैसेज तो पढ़ सकता है ना। इसीलिए उस व्यक्ति के लिए, दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए, जहां पर आप लोगों के लिए ग्राफ और चित्र दिया जाता है, दृष्टिबाधित के लिए वहां पर अनसिन पैसेज दिया जाएगा, या कुछ पढ़ने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। क्लियर है? सर। चलिए ये हो गया। हम आ गए अभी सेकंड नंबर पे, आगे बढ़ते हैं भाई। अब लाइफ साइंस का सिलेबस ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी और भी अलग सब्जेक्ट वाले कोई जुड़े होंगे या देख रहे होंगे, तो ये आपके लिए नहीं है, आपका सिलेबस वहीं पर अपलोडेड है। मैं अभी बता दूंगा साइट में कैसे निकालना है, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। ये मैंने केवल लाइफ साइंस का डाउनलोड किया है। देखिए टोटल सिलेबस नेट का है, CSIR UGC नेट, टोटल सिलेबस सेम चीज, बस यहां पर चेंज कर दिया गया, केवल यहां चेंज कर दिया गया, बाकी सब वही है, सेम टू मोलिकुलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी बोल रहा है। मतलब किसकी बात कर रहा है? बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना? सर। अगला सेल बायोलॉजी, ये सेल बायोलॉजी हो गया, ये देख लो। अगला फंडामेंटल प्रोसेस मतलब मोल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल का और प्लांट का दोनों का पढ़ना है आपको। सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, मतलब एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी इसको बोलते हो। इनहेरिटेंस बायोलॉजी मतलब जेनेटिक्स। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म मतलब आपका जितना क्लासिफिकेशन वगैरह आता है सब। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल मतलब इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर अगला है। अप्लाइड बायोलॉजी और अगला है मेथड इन बायोलॉजी। ये पूरा सिलेबस है। टोटल सिलेबस किसका है? नेट का। इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, आप देख लें। ये एक एक दिया है, मोलिकुलर बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है ये सब दिया है। ये सब मैं नेट के सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूं, आप बिल्कुल वहां पर पढ़े जाके क्या क्या सिलेबस है। हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस टोटली CSIR नेट का है, बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू सेम टू सेम। ये पूरा वही है, देखिए ये पूरा मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये पूरा वही है, ये पूरा लास्ट तक वही है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये लास्ट तक वही है। समझ में आया? तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नेट का पूरा सिलेबस यहीं पर है। आगे बढ़ूं? सर। चलिए अब अगला हमारे पास है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये थोड़ा सा आपको जानना थोड़ा जरूरी है। क्या देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले निम्न बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देवें। अभी फॉर्म भरने से पहले ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या क्या जरूरत की चीजें हैं आपके लिए। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं देखो, सबसे पहला अभ्यर्थियों की, मैं इसको बड़ा कर दूं, अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल पंजीकरण, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की गई है। मैं दिखा दूंगा अभी कहां पे करना है। ठीक, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, फॉर्म सीधा नहीं भर सकते आप, पहले रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने पर क्या होता है, जो भी बायोडाटा डाल देते हो एक बार, वो उनके पास सुरक्षित रहता है, और जितने बार भी सीजी व्यापम में फॉर्म भरेंगे, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालते ही वही जो डाटा डाले वो सब डाटा अपने आप आ जाएगा वहां पर। तो एक बार जो आपने भर दिया सही सही सब कुछ, उसके बाद जितने बार भी फॉर्म भरोगे गलतियां होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपने जो पहले भरा था बायोडाटा सब वही है। बार बार वही चीज भरने पर गलतियां हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक, लेकिन एक बार भर के अगर सुरक्षित रह जाए, वही बार बार रिपीट हो जाए तो अपने आप आ जाएगा वो, तो फिर गलती होने के चांसेस नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? तो फॉर्म भरने से पहले क्या करना है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है भाई, याद रखना। करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। एक बार होने के बाद दोबारा बार बार नहीं भरना होता है। यही जानकारी उनके प्रोफाइल पंजीयन में से स्वमेव आ जाएगी, इससे त्रुटि की संभावना कम हो जाएगी। बिल्कुल, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाओ सीजी व्यापम में, अब हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा वो। जैसे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो फट से आपका पूरा जानकारी आ जाएगा।
ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला, ऑनलाइन आवेदन के साथ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए। क्यों? कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखो आप। क्या समझे? जब फॉर्म भर रहे हो तो कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए होता है? कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का मार्कशीट लगता है। निवासी के लिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। इस प्रकार किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरते समय, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको पूरा स्वतंत्र कर दिया, बिल्कुल नहीं। यदि आप पास हो जाते हो सेट, तब जब सेट का आपका मार्कशीट मिलेगा ना, तब जाके आपको यहां उस समय उसको दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? सर जी। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण काउंसलिंग के दौरान की जाएगी। काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के दौरान ही ये सब किया जाएगा। फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। निवास प्रमाण पत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काउंसलिंग होने से पहले पहले बना लीजिए। यदि मान लीजिए आपके पास, यदि आप जनरल में आते हैं और जानबूझ के एसटी या एससी या ओबीसी का बना लिए, मतलब भर दिए फॉर्म, तो भाई जब काउंसलिंग होगा तब तो फंसोगे ना, और उसकी पूरा जवाबदार आप होंगे। सीजीबीएफएम बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए जो भी जानकारी भरें, बिल्कुल सही सही भरें, गलत ना भरें। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी हो तो एसटी भरो, एससी हो तो एससी भरो, ओबीसी हो तो ओबीसी भरो, जनरल हो तो जनरल भरो। स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ के हो, प्रमाण पत्र है तो भरो, नहीं है फिर भी भरो, लेकिन बना लो, बन जाना चाहिए ना अगर यहीं के हो तो। ठीक, गलत जानकारी मत भरो, क्योंकि इसका जिम्मेदार आप ही होंगे। फिर आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी, आपके मार्कशीट काम का नहीं होगा फिर। अगला, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार है तो अभ्यर्थी को समय दिया गया है, अभी दिया है ना, 9 जून तक फॉर्म भरने का दिया है, 10, 11, 12 जुलाई तक क्या दिया है? सुधार करने का। परीक्षा दिवस के दिन ओएमआर सीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं बोला ना, परीक्षा के दिन आपको कोई सुधार नहीं होगा। आवेदन पत्र की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन भरेंगे, जो जो नाम, पापा का नाम, माता का नाम जो भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भरेंगे, विश्वविद्यालय का नाम जो भरेंगे, सब वही छपेगा आपके मार्कशीट में। इसलिए सोच समझ के ध्यान से भरिए, बाद में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑनलाइन सुधार पाओगे 3 दिन केवल, 10, 11, 12 जून को। चलिए, त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो करना है 3 दिन में ऑनलाइन करना है। आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों को ध्यान से पढ़ें। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब नियम है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। मेरे बताने के बाद भी आप अच्छे से नियम कानून को पढ़ लेना। अगला, आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हम क्या करते हैं, परीक्षा फॉर्म सबमिट हो गया, कंप्यूटर वाले भैया को बोलते थैंक यू भैया, बोलते हैं, वापस आ जाते हैं। भाई उसका प्रिंट आउट लेके जाओ। कोई पासवर्ड बनाया है तो पासवर्ड लेके जाओ, कैसे खोलोगे नहीं तो उसको आप, ठीक है ना। अगला, सर जी। व्यापम के वेबसाइट, जो भी आप ये वेबसाइट दिया है, देखो 2 वेबसाइट दिया है। मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं तो अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो, अपना फोटो याद रखना। जब भी फोटो मांगता है ना, हमेशा याद रखना पीछे का बैकग्राउंड लाइट कलर का हो, लाइट मतलब व्हाइट हो तो एकदम बढ़िया। चेहरा ऐसे दिखे कि दोनों कान दिखाई दे आपके। ऐसे सेल्फी पोज वाला फोटो मत डाल देना, आपको दिक्कत होगा बाद में। ऐसे टेढ़ा चेहरा का आधा दिख रहा है फोटो मत डाल देना, सामने से चेहरा को डालो ताकि दोनों कान क्लियर दिखाई दे सामने से। क्लियर, पीछे का बैकग्राउंड कैसा हो, व्हाइट तो बेहतर होता है। जिसका अधिकतम साइज 60 के भी, न्यूनतम साइज 40 के भी का हो। ठीक, ऐसा बना करके फाइल का नाम सेव करके अपना कंप्यूटर में रख लें। अगर कंप्यूटर नहीं है तो भैया वो जो करते हैं कंप्यूटर वाले भैया वो कर लेंगे आपके। ठीक,
क्या क्या बोला है, फाइल का नाम अल्फा न्यूमेरिक बोला है, अल्फा मतलब एबीसीडी नाम से कुछ लिख दो या न्यूमेरिक 1 2 3 4 कर दो, लेकिन बीच में कोई डैश जैसा चिन्ह या कोई डॉट जैसा चिन्ह का प्रयोग ना करो, क्योंकि ऐसे अगर फाइल के नेम सेव करके रखे हो तो उसको वो नहीं मान्य करेगा, वो अपलोड नहीं हो पाएगा वो। तो अपना नाम जैसे अभिषेक तो अभिषेक लिख लो बस, अपना नाम यदि मुकेश है तो मुकेश लिख लो, केवल बस हो गया। मुकेश करके डैश करके डॉट लगा के फिर मांझी लिख रहे हो, नहीं होगा ऐसे में, ये अपलोड नहीं होगा, समझे ना। साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो, हस्ताक्षर एकदम ब्लैंक पेपर में, व्हाइट पेपर में करो, स्कैन करके, आजकल तो स्कैनर आ रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया मोबाइल में, स्कैन करके खुद रख लो, जेपीजी फॉर्मेट में, अधिकतम 40 के भी, न्यूनतम 20 के भी का हो। साइज रिड्यूस करने के लिए भी एक से एक एप्लीकेशन आते हैं भाई, सब हो जाता है, ये सब जमा करके रखो बोल रहे हैं। अगला, आवेदन फॉर्म भरने से पहले फॉर्म में आवश्यक जानकारियां, जो भी जानकारी है, आप कहां पढ़े हो, कितना परसेंट आया, 10वीं में कितना परसेंट, टोटल में कितना मार्क आया, ठीक, 10वीं कहां पे हुआ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम, स्पेलिंग सहित एक कोरा कागज में लिख लो, ताकि फॉर्म भरते समय कोई हड़बड़ी कोई गड़बड़ी ना हो। तैयार रखें, हम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि दी गई जानकारियां सही हो, सब सही हो, ठीक है। आपका वैध ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी आपको याद होना चाहिए, ईमेल आईडी का पासवर्ड याद होना चाहिए, बार बार उसमें मैसेज आएगा, कहीं पर कोई त्रुटि हुआ तो सीधा मैसेज आएगा, कृपया आपकी इसमें त्रुटि है, सुधार करिए जल्दी। और ईमेल को चेक करते रहना है जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, बीच बीच में चेक करते रहो। अतः अपना ईमेल बनाकर तैयार रखें, आप अपना ईमेल खुद बना लें, अन्यथा क्या होता है बताऊं, जब आप फॉर्म भरने जाते हो, जो भैया फॉर्म भर रहे होते हैं आपको पूछते हैं आपको कि आपका ईमेल है क्या, आप बोलते हो नहीं भैया नहीं है, तो वो अपना ईमेल डाल देते हैं, तो सारा जानकारी उनके पास चला जाएगा फिर। इसलिए आप अपना ईमेल तैयार कर लें फॉर्म भरने से पहले। सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी सर। ठीक। अगला, अन्य राज्य के अभ्यर्थी के होम पेज की चेक। अब ये अन्य राज्य वालों को क्या दिक्कत है बताओ, क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, शुल्क 700 रुपए, तो उसके लिए फिर पेमेंट का स्टेटस चेक करना पड़ेगा, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ चेक करेंगे वो, ठीक है ना, आपके लिए ये नहीं है, क्लियर है। चलिए अब मैं आता हूं इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले का इंस्ट्रक्शन था, अभी जो पढ़ा हमने, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय क्या क्या इंस्ट्रक्शन है देखिए, देखो ध्यान से देखो, यही करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीजी सेट 2023 में क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सीजी सेट 2024 लिखाएगा, तो एक पेज खुलेगा बोला, जिसमें दी गई जानकारी अनुसार कार्य करेगा। अब भाई एक चीज मैं करके दिखाता हूं आपको ना, ये देखिए, चलिए मैं सीजी व्यापम लिखूंगा तो क्या है, मेरा पोर्टल खुल जाएगा, सीजी व्यापम लिख दिया, इसको एंटर कर दिया, देखो ये खुल गया सीजी व्यापम, उसको ओके करो, खुलते उसका होम पेज खुल जाएगा, देखो होम पेज खुला है कि नहीं बताओ मुझे, दिख पा रहा है आप लोगों को स्क्रीन? जी सर। अब देखो सबसे ऊपर में क्या लिखा है, देखिए ऊपर में ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है ना, उसी को क्लिक करना है, क्लिक कर दिया मैं, देखिए खुल गया ये जितना लाल में लिखा है ना, ये सब सेट के बारे में जानकारी है। सॉरी इधर ऊपर में देखो, ये ऊपर में क्या लिखा देखो तो, उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य परीक्षा सीजी सेट 2024, इसको क्लिक करना है आपको, क्लिक करते देखो ये खुल गया, ये पूरा जो लाल दिख रहा है ना, ये पूरा सेट के बारे में देखो, उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 सीजी सेट 2024 की पूरी जानकारी जो बताया अब तक, ये पूरा है, ये पूरा मैं एक एक करके पढ़ के बताया हूं आपको, ये सब सिलेबस सहित सब बताया हूं। आपको कहां जाना है, सबसे 8वां नंबर दिख रहा है आपको, 8वां नंबर दिख रहा है क्या बताऊं मुझे? जी सर। उसको टच करोगे क्या खुलेगा, देखो बताओ क्या खुला, यूजर लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, करोगे ना रजिस्ट्रेशन,
एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को डालना जो चलता हो, जिसमें मैसेज आता हो, एक पासवर्ड डालना, फिर आगे कंटिन्यू करना है, इसको लॉगिन करना। क्लियर है? ये रजिस्ट्रेशन हुआ। मैं क्या बोला आपको? रजिस्ट्रेशन मतलब आपके नाम का क्या करना है, बताया था कि नहीं बताया था? सुन पा रहे हो कि नहीं? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बोला मैं, इसके बाद फॉर्म भर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है समझ में आया? ये 8वां नंबर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है वहां पर। आगे बढ़ू मैं अब, चलिए देखिए अब ये तो ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। मैं बोल चुका हूं इसको, कोई भी प्रमाण पत्र की जरूरत अभी नहीं है। कब लेंगे? काउंसलिंग के समय लेंगे। ये अभी नहीं लिया जा रहा है, काउंसलिंग के समय लिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला। ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान ही भी सुधार कर सकते हैं। भाई अगर कोई त्रुटि हुआ हो तो 10, 11, 12 जून को आप सुधार कर सकते हो। इसके अलावा देखो क्या बोला है, ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार सकते हो। ठीक भाई, अब 9 तक तो सुधार ही सकते हो बोल रहा है। फॉर्म जमा करते समय कुछ गड़बड़ी हुआ है तो इसके बाद 3 दिन का और समय दिया जा रहा है। 3 दिन कब कब? 10, 11, 12 जून को। ठीक, अगला। परीक्षा दिवस को ओएमआर सीट, उत्तर सीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, बाद में कोई सुविधा नहीं है, और एक बार जो हो गया वो हो गया। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। ठीक, आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी पात्रता नियमों को ध्यान से पढ़ें। मैं जो बताया वो सब पात्रता के नियम है। ठीक, अगला। एग्जाम प्री रिक्वेस्ट मतलब पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या बोला है अभी बता चुका हूं। बताइए भाई, बताइए। जनरल लोगों को कितना परसेंट? 55%। छत्तीसगढ़ के एसटी, एससी, ओबीसी, निःशक्त जन के लिए कितना परसेंट? 50%। 50%। कितना होना चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका पीजी होना चाहिए। अगर गड़बड़ हुआ तो आप ही जानो उसका क्या हुआ। 50, जो 50% है ये राउंड अप नहीं है बोल रहे हैं। राउंड अप मतलब ये सबके लिए लागू नहीं है भाई, ये छत्तीसगढ़ के जनरल के लिए लागू नहीं है, बाहर से आने वाले कोई भी कैंडिडेट के लिए लागू नहीं है। बाहर से जो भी आएगा उसको 55% चाहिए ही चाहिए, तब फॉर्म भर पाएगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? चूज योर सब्जेक्ट फॉर एग्जाम। आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है। यदि आप मैथमेटिकल साइंस वाले हैं, गणित वाले हैं, तो गणित के लिए 2 चीजें दिया गया है। क्या क्या चीजें दिया गया है? मैथमेटिकल साइंस के लिए 2 चीजें दिया गया है, कोई एक को चुनना है, या तो मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स। समझ में आया ना? ये आपके लिए नहीं है, मैथ्स वालों के लिए, कोई एक चुनना है इसमें से। अगला, डू यू हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। क्या आपने अपना पीजी पूरा किया? यस किया है तो यस करो, कंप्लीटेड को यस करना है। अगर नहीं किया तो स्टडी में करना। अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी चल रहा है लगातार, आने वाले 2 साल में हम पूरा कर लेंगे अपना। आपके रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर, रिजल्ट आने के बाद 2 साल के अंदर हम अपना पीजी पूरा कर लेंगे। क्लियर है ना? सर। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिसिप्लिन। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्या है? एमएससी जूलॉजी है कि बॉटनी है कि क्या डालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? अगला, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने किया, ईयर ऑफ पासिंग, कब पास हुए, 4th सेमेस्टर का जो ईयर होगा वो डालना है। मार्क ऑब्टेन, कितना भी नंबर मिला आपको, मार्क आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितना था, टोटल 4 सेमेस्टर में कितना नंबर था, हमारे जैसे 2400 होता था, उसमें कितना पाया हमने वो डालते थे यहाँ पर। ठीक, तो टोटल मेरा 2400 हुआ करता था, कितना पाया मान लीजिए मैं बोला 1800 नंबर पाया हूं तो 1800 डाल दिया वहां पर। समझ में आया ना? सर। ये हो गया। बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मूलभूत जानकारी के नाम से जानते हो। अदर इंफॉर्मेशन अन्य जानकारी, प्रेजेंट एड्रेस स्वयं के आवश्यक के द्वारा दी गई प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से आ जाएगी। ठीक,
यदि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लियो, फॉर्म भर लियो हो, तो जब भी अपना पोर्टल खोलोगे ना, सब जानकारी आ जाएगा फटक से। ठीक। क्लास श्रेणी, किसी क्लास श्रेणी में आते हो क्या आप लोग? जैसे क्या क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो? क्या थल सेना, नौसेना, वायुसेना हो? ठीक हो तो उसका कोई पहचान पत्र जारी हुआ होगा, देख लो। है तो यस करो, नहीं तो नो करो। क्लियर है ना? है तो यस, नहीं तो नो। सर मेरे ख्याल से अधिकतर लोग तो नो ही होंगे सब। श्रेणी में क्या देखो, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, कृषक, एक्स सर्विसमैन। कौन सा प्रकार का श्रेणी है बोलने पर? इसमें अगर है तो डालना पड़ेगा एक ठो। आप जिस वर्ग से संबंधित हैं उसे सिलेक्ट करें। वर्ग से मतलब एस टी, एस सी, ओबीसी, जनरल, समझ रहे हो ना? उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट प्रीफर्ड एग्जामिनेशन सिटी, जो 8 शहर दिया गया, नजदीकी शहर को सब सिलेक्ट करो। फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट डू यू नीड टू स्क्राइब राइटर, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, जो निशक्तजन है, उसके लिए जो साथी चाहिए था, लिखने वाला, लेखक चाहिए तो यस करो, नहीं तो नो करो। मेरे ख्याल से सभी लोग तो नो वाले ही होंगे, सब अपना काम कर लेते हैं खुद ही। स्क्राइब टाइप किस प्रकार का है वो? स्क्राइब राइटर टू बी प्रोवाइडेड बाय व्यापम। स्क्राइब टाइप किस प्रकार का है लेखक, मतलब किस प्रकार, मतलब वो आप क्या दिक्कत था जिसकी वजह से वो आया था? ठीक। आप देख नहीं पा रहे थे, आपका हाथ नहीं था, वो देखना वहां पर ऑप्शन में क्या दिया होगा। ब्लाइंड वाले थे कि कैसे वाले थे, है ना, वो सब। अब स्क्राइब राइटर टू बी प्रोवाइडेड बाय व्यापम, अब जो आपको राइटर देगा ना, स्क्राइब राइटर आपका साथी जो देगा आपको, वो आप उसको नहीं जान रहे होगे उसके पहले, वो बिल्कुल नहीं जान रहे हो उसके पहले आप। वो आपके सब्जेक्ट वाला नहीं होगा, दूसरे सब्जेक्ट वाला, मतलब वो अलग ही होगा, वो कुछ नहीं जानता होगा उसको, आप जो बोलोगे वही करेगा वो, और वो व्यापम आपको प्रोवाइड करेगा। आप अपने से लेके नहीं जा सकते, वरना आप अपने मन से किसी अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे को नहीं ले जाओगे, फिर जानकार व्यक्ति को, वो तो सब भर लेगा फिर आंसर को। क्लियर है ना? जी सर। ठीक। ये देखो डिक्लेरेशन कर रहा है इसमें, आप घोषणा कर रहे हो कि मैं निःशक्त हूं, मेरे द्वारा एक क्या लिया जा रहा है, एक स्क्राइब राइटर लिया जा रहा है। ठीक। ये घोषणा करोगे, मैं ये घोषणा करता हूं, करती हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, दी गई सूचना मेरी जानकारी में विश्वास में सही है, इसके सत्यता पूर्वक और सही होने में मैं घोषणा करता हूं। मैंने विभाग द्वारा जानकारी जारी प्रवेश नियमों में पढ़ा है, समझा। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती तो प्रक्रिया किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। मतलब ये बोल रहा है पूरा फॉर्म भरने के बाद, सब भरने के बाद, टोटल चीज भरने के बाद आप बाद में एक शपथ लेते हैं, एक घोषणा पत्र भरते हैं और एक घोषणा करते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जो भी घोषणा यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने दिया है वो जानकारी मेरा बिल्कुल सत्य है। यदि कोई भी गलती पाया गया तो मुझे बिना सूचित किए मेरी इस फॉर्म को निरस्त कर सकते हो आप। ऐसे करके लास्ट में कैप्चा आएगा, कैप्चा मतलब ABCD अल्फाबेट 1 2 3 कुछ आएगा, उसको डालोगे, सबमिट करोगे, क्लिक करोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद प्रिंट आउट जरूर ले लेना। क्लियर है? सर ठीक। चलिए भाई, ये देखो, अभ्यर्थी द्वारा सह लेखक हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र। यदि मान लीजिए मैं हैंडीकैप है तो मेरे लिए जो सहायता चाहिए, मैं ये आवेदन भरूंगा। मेरा जो जहां परीक्षा का शहर है वहां पर जो कोऑर्डिनेटर होगा, एग्जाम कोऑर्डिनेटर, मैं उसको उसके अंदर अध्यक्ष को लिखूंगा, ये मेरा आवेदन पत्र है कि मैं ऐसे ऐसे हूं, मेरा ये हाथ में दिक्कत है या आंख में दिक्कत है, मैं लिख नहीं पाता हूं या देख नहीं पाता हूं, तो कृपया मुझे एक साथी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे काम को कर पाए। ये पूरा डाटा भर के देना है। क्लियर है? सर। ये भी घोषणा करना है कि मेरे द्वारा जो भी ये सब किया गया सब सत्य है, जो भी है ये पढ़ लेना, दिखना, ये सब ठीक है ना? ये भी भरना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसकी जरूरत
नहीं पड़ेगी। तो बताइए भाई, किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं है, ठीक है। सर जी मुझे था सर पवन पटेल। हाँ बताओ भाई। जैसे कि मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ तो मुझे एनओसी लगेगा क्या सर? हाँ, आप अपने प्रिंसिपल से एक बार लेना पड़ेगा उसको, है ना? जी। हाँ, क्यों बताऊं, इसलिए लेना पड़ता है। मैं इसको अभी स्पीकर को अभी रिकॉर्डिंग को बंद कर दे रहा हूँ। और किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ पेपर बोलो। सेकंड में जैसे हर यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं देखो, अब हर सुनो। एक यूनिट मैं, से? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं बोला हूं मैं। कैसे प्रिपरेशन करना है, के लिए कैसे तैयारी करना है, ये मेरा अगला वीडियो रहेगा। इसीलिए मैं प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को यहां नहीं बताया हूं। मैं सिर्फ उतना बताया हूं जो सीजी व्यापम ने हमको भेजा है। क्लियर? सीजी व्यापम ने जो हाँ जो सर। करने बोला है, फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान देना है, उसको बताया हूं। मेरा जो अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो कल, वो होगा सेट की तैयारी कैसे करना है। वो मेरे सिलेबस पे फोकस रहेगा, और मेरे केवल वो मेरे लाइफ साइंस पे फोकस रहेगा। बाकी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे मुझे मतलब ही नहीं है उससे। मैं लाइफ साइंस पे केवल काम करूंगा। ठीक, तो मेरा अगला क्लास उसी पे रहेगा कल। ठीक है, इसलिए वो नंबर की टेंशन भूल जाओ आप, वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको। यस सर। और किसी को कोई दिक्कत? नहीं है, चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू।